हेलो प्यारे बच्चों। ये हमारे पास एक मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर है लास्ट ईयर का। और इस सीरीज के अंदर हम सीबीएसई का जो इस साल का 2023-24 का सैम्पल पेपर है वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ एंड टर्म तक और भी कुछ पेपर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 का है और यहाँ पे जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें गिवन है वोल्ट है और उसको पूछा गया है किसके इक्वल होगी। तो वोल्ट जो है पोटेंशियल जो है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इट इज इन जूल एंड चार्ज इन कूलम। सो इसका जो आंसर है सिंपल सा है जूल पर कूलम। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 से है। ठीक है, तो उसके हमें ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता है। जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बाकी इसकी यूनिट वगैरह लिख लेते हैं और अगर वेक्टर लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं, जैसे मैं रेफरेंस के लिए के कैप ले रहा हूँ। ठीक है, खैर अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रिलेट करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखी है उसको इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये एक्स से पहले की टर्म जो होगी वो के होगी और जो टी से पहले की टर्म होगी ओमेगा होगी। ठीक है, तो ओमेगा पूरी टर्म है ये। तो ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स 23.9 टाइम्स 10⁹ तो ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। सो इट इज इक्वल टू 2 पाई और ये पूरी टर्म जो भी है 23.9 टाइम्स 10⁹ तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया और फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। जब हम कनेक्टिंग वायर्स बनाने की बात कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस को कम से कम रखेंगे और इन चारों ऑप्शन में नाइक्रोम है, टंगस्टन है, मैग्नीज है और कॉपर है। सबसे कम रेजिस्टेंस कॉपर का होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रोपगेशन इस साइड होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एज पर पॉइंटिंग वेक्टर 1/μ0 ई क्रॉस बी। तो प्रोपगेशन जो होगी हमारी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर ये वाई कैप है और ये जेड कैप है या जे कैप और के कैप वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सेम फेज में है। ठीक है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। बस ये ट्रांसफर्स हैं एक दूसरे के, बट इनमें फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है चैप्टर नंबर 4 से, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, जैसे यहाँ पे ऊपर ग्राफ बेसिस पे था ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन कैसे होती है और ऊपर वो बेसिक ही क्वेश्चन थे सारे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मूला क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बार पहले रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई, मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें डायरेक्शन गिवन है वो पॉजिटिव वाई में, और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है विच इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स। द लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग along नेगेटिव z एक्सिस, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल बी। देखो जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को अगर आप देखते हो तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देख के ही पता लग रहा है कि इनमें से अगर ऑप्शन बी हुआ तो ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है दोनों ही। तो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट करके ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में बी और सी इंडिकेट कर रखे हैं। तो खैर अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा वापस से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस वी इन द टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और आई कैप जे कैप के कैप। जब हम लोग आई से जे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आता है के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप एंड के क्रॉस आई इज जे कैप। हम इस तरीके से याद करते हैं और इस तरीके से लिखते भी हैं डेट आई क्रॉस जे इज के कैप। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव जेड में, तो माइनस के कैप। चार्ज हमें नहीं पता, चाहे पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो अभी उसको ब्रैकेट हम छोड़ देते हैं एज इट इज। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जे वाई कैप पॉजिटिव वाई कैप, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है तो मैंने पॉजिटिव आई कैप लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सेस है तो मैं पॉजिटिव जे कैप लिख देता हूँ। तो आई क्रॉस जे होता है के,
बट इट इज इक्वल टू माइनस के, तो यहाँ पर क्या साइन आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो चार्ज होगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कंडक्टर, तो एक कंडक्टर के लिए कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द सरफेस पोटेंशियल इज जीरो, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, और जो फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये आपको पुरानी एनसीईआरटी, अब नई एनसीईआरटी तो थोड़ा रिड्यूस कर दी गई है, पुरानी एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 एंड 68 पे मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर में, वहां पे फोर्थ पॉइंट ही इंडिकेट कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज कंडक्टर है तो इसलिए हम लोग इसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऑप्शन डी को। ओके, चार्ज कंडक्टर है, वैसे इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होते हैं, बट यहाँ पे चार्ज कंडक्टर मेंशन्ड है। तो अगर आप उस पेज पर जाते हो, जस्ट अ मिनट, आई विल गो थ्रू दैट पेज। सो पेज नंबर 68, नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, जो फोर्थ पॉइंट है मैं उसे रीड कर रहा हूँ, एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड और ऑन इट सरफेस। तो थ्रू आउट द वॉल्यूम जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे electrostatic potential is constant throughout the volume, so option fourth is correct। ओके, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको या तो फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे या एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर है द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L इज 10 मिली हेनरी, और जो हमें करंट है वो गिवन है 4 एम्प्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एक सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में होता है Li के इक्वल। तो हमें फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है। और एल हमें गिवन है कितना, 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 इज टू द पावर -3, और करंट है हमारे पास 4, तो यहाँ आ गया 40 मिली वेबर, ठीक है। तो ये 40 हो गया और ये मिली हो गया, तो 40 मिली वेबर इज व्हाट, इट इज 0.04, ठीक है, 0.040, यही होगा, 3 जीरो उधर चली जाएंगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इतने वेबर हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्लॉट ऑफ θ1 वर्सेस θ2, तो ये θ1 वर्सेस θ2, ये हमारा θ1 है और ये θ2 है। ये है रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, और इसके भी फिगर हमें एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 9 में रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। आप देखोगे ये जो ग्राफ होता है ये किस किस के बीच में होता है, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। अगर आप गो थ्रू करोगे एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर, हाँ इस पेज पर है ये, यू कैन सी हियर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, सो नाउ यू आर गेटिंग दिस कि हमारे पास क्या ऑप्शन होगा इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। θ1 इज इंसिडेंस एंड θ2 इज डेविएशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। जूम आउट करके दिखा देता हूं मैं। नाउ यू कैन सी। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Net power absorbed over a complete cycle. तो पावर एब्जॉर्ब्ड पूछ रहा है वो कंप्लीट साइकिल में, और इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए तो नेट पावर होती है 0, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर 0 होती है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए होते हैं VRMS टाइम्स IRMS, ठीक है। दिस इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट करंट लीड्स, अगेन ये ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है। इन अ सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज इन अ फेज बाय π/4, द एलिमेंट ऑफ द सर्किट्स आर। तो हमें R और C, RL, LC और C, इस तरीके से चार ऑप्शन गिवन है। पहले फेजर देखते हैं। तो जैसे ये फेजर है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, इस साइड ये VR की डायरेक्शन होगी, इस साइड ये VL की डायरेक्शन होगी, और नीचे VC की डायरेक्शन होती है। अगर एक LCR का हम फेजर बनाते हैं तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। या फिर आप इस टर्म को समझ सकते हो, अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो इस टर्म में ही हमें पता लग जाएगा जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं,
इनको देखो, C4 कैपेसिटर, I इज करंट एंड V इज वोल्टेज। सो कैपेसिटर में करंट आ गया, वोल्टेज बाद में, तो I जो है वो लीड कर रहा है। अब लास्ट के तीन वर्ड्स देखो, VIL, तो L फॉर इंडक्टर, और इसमें V लीड कर रहे हैं, V लीड्स। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो देखो जरा, कैपेसिटर में करंट आ गया और इंडक्टर में वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, करंट लीड्स द वोल्टेज। तो करंट कहाँ पे लीड करता है? कैपेसिटर वाले केस में करता है, तो मतलब कैपेसिटर तो हो गई। तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हुए? ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज होता, इस वाले केस में फेज होता 90 डिग्री। करंट इस साइड है, वोल्टेज इस साइड है कैपेसिटर की। तो यहाँ पे कैपेसिटर के साथ साथ या तो इंडक्टर होगा या फिर रजिस्टर होगा। और हाँ, इंडक्टर वाले केस में भी अगर आप देखते हो, तो इंडक्टर वाले केस में इधर ये VC है, ऊपर ये VL है, इधर ये I है। ठीक है, मान लो VL ज़्यादा है VC से, तो नेट कितना आ गया? नेट आ गया VL माइनस VC I। ठीक है, क्योंकि फेजर में क्या करा जाता है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ज़्यादा में से कम को और उसी की डायरेक्शन को ले रहे हो जो ज़्यादा है। तो अगेन यहाँ भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो L और C तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? डी भी हो गया, सिर्फ सी होगा तो फेस 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये जो VL और VC होंगे तो यहाँ पे भी फेस 90 डिग्री आएगा, सो ऑप्शन सी भी नहीं है। और R और L तो होंगे ही नहीं। R और L क्यों नहीं होंगे? क्योंकि R और L वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास VL है और इधर ये VR है, और करंट भी यहीं पर है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ आ गया, मतलब दोनों वोल्टेज की जो रिजल्टेंट वोल्टेज है यहाँ आ गई। तो यहाँ पे 45 आ तो रहा है, बट VL, सॉरी, जो V है वो लीड कर रहा है I को। समझ पा रहे हो आप लोग कि इसमें इन दोनों का रिजल्ट, एक फेजर इधर है एक फेजर इधर है, इनका रिजल्ट यहाँ आएगा। और ये जो रिजल्ट आएगा इसमें ये लीड कर रहा होगा करंट को। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करंट लीड्स अ वोल्टेज, तो इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा ही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन इसकी स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। लेंजेस लॉ गिव्स, Lenges law gives magnitude, magnitude, direction, magnitude and direction. So Lenges law simply direction ही indicate करती है, तो direction of induced current is indicated by Lenges law। अगर आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे नॉर्थ बन रहा है इस तरीके से, और अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे कॉइल में साउथ बन रहा है। और उस तरीके से हम करंट को ले लेते हैं, जैसे यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If a conductor is connected across the battery, if the temperature is reduced, तो एक कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्ट करा और टेम्परेचर को कर दिया कम। कंडक्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम करा, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। टेम्परेचर को हमने कम करा, आपको ये पता होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डेल्टा टी टाइम्स अल्फा। ठीक है, और इसका ग्राफ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 पे। अगेन मैं रेफरेंस कर रहा हूँ पुरानी एनसीईआरटी को, अब तो रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस, और यू कैन सी चैप्टर 3, नाउ यू कैन सी है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ पता लग रहा है कंडक्टर और टेम्परेचर में, जो ये ग्राफ फिगर 3.9 में है, ऑल्दो आई कैन नॉट इंडिकेट इन दिस ब्राउजर। तो यहाँ पे फिगर 3.9 में देखोगे तो कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ रेस कर रही है। ठीक है, जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ रेस कर रही है, तो इसका मतलब अगर इन डेप्थ बताऊं तो इसका अल्फा पॉजिटिव होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसका अल्फा पॉजिटिव होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर को रेस करेंगे तो रेजिस्टिविटी रेज होगी। ऑल्दो इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। और आप सबको पता ही है कि जो V इज इक्वल टू आई आर होता है हम स्लो से, तो I क्या आ जाएगा, इन्वर्सली टू R, अगर V कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है उसकी वजह से, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो करंट क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो करंट पूछ रहा है इसमें, करंट फ्लोइंग विल इंक्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 5 से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। A bar magnet is cut into two equal pieces along its length. If the magnetic moment of the bar magnet is capital M,
देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस। तो यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट है, इसको हमने अलोंग द लेंथ कट कर दिया, ठीक है। तो जो लेंथ है वो 12 ही रहेगी, बट एरिया इसका क्या हो गया, आधा हो गया। अब एम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है NIA और एक होता है कैपिटल M इंटू 2L, ठीक है। खैर यहाँ पे क्वेश्चन में ना कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट को ले रखा है, तो कैपिटल M लिख देता हूँ उसे, और यहाँ पे मैं चलो म्यू ले लेता हूँ, म्यू इंटू 2L। म्यू इज व्हाट, म्यू इज पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर आप इसे देखते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोपोर्शनेट है किसके, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनेट टू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब हम इसको अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो रहा है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऑब्वियसली हाफ हो रही है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला ये क्वेश्चन है और मैंने इसका रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल 5.5 इन योर NCERT, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल, यू कैन रीड हेयर एंड यू कैन रीड हेयर एज वेल, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लेना, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पूछी कम चीजें हैं। जैसे यहाँ पे पूछा कि किस कॉन्फ़िगरेशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं, ओके। मतलब इसमें पूछा है कि कब इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, ठीक है, कब स्टेबल में होगा, कब अनस्टेबल में होगा, और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, या NCERT गो थ्रू करके वहां से रीड कर लेना इसे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आई होप आपने रीड कर लिया होगा ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, पूरा रीड करूंगा तो क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना ये देखो, मैग्नेटिक नीडल P इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, ठीक है। मैग्नेटाइज नीडल है इवन, मतलब एक तरीके की, अब मैग्नेट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो एक मैग्नेटाइज नीडल है विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, और बाकी द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। अब आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशन ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटिक नीडल Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप बाकी सारे देखिए। तो ये 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 जो छह मैंने इंडिकेट करे हैं, ये बता रहे हैं किसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ओके, शोज द डिफरेंट पोजीशंस कि जहाँ पे वो नीडल अलाइंड हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे नीडल के आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो पता लगेगा। द अदर शोज एरो शोज द डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल। तो नीडल की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको दो चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले, अगर एक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल में एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन वाला केस होता है। जैसे यहाँ पे एक डायपोल है, नॉर्थ एंड साउथ या साउथ नॉर्थ, जैसे भी आप लिखना चाहो, चलो ऐसे लिख देते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो एक पॉइंट है एक्सेस पर और एक पॉइंट है इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में जैसे ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके कंपैरिजन में वो ऑपोजिट होगी, और यहाँ पे अलोंग होगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में क्या होता है, जो बी इक्वेटोरियल होता है वो होता है, ये एनालॉग है, जैसे हम बार एक इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई इक्वेटोरियल इस साइड आता है और ई एक्सियल इस साइड आता है, और यहाँ पे ये डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप 180 डिग्री, और यहाँ पे देखोगे आप 0 डिग्री है, मतलब अलोंग है, और इक्वेटोरियल वाला ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इक्वेटोरियल वाले केस में एम अपॉन में आर क्यूब, एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और एक्सियल के लिए क्या होता है, बी एक्सियल होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 इंटू एम अपॉन आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अब एक चीज और यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, डायरेक्शंस। तो ये नेगेटिव आएगा साइन, और यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन है। अब इसी पॉइंट को केयरफुली हमें रीड करना है, और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखनी है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो याद आएगा एम क्रॉस बी, ठीक है। तो स्टेबल के लिए क्या होता है, स्टेबल के लिए थीटा होगा 0 या फिर
और अनस्टेबल के लिए थीटा होगा, ये इक्विलिब्रियम है दोनों, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल के लिए होगा थीटा 180 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे जीरो बन रहा है, और उससे पहले मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन से एक्सियल पर है और कौन से इक्वेटोरियल पर है। तो जैसे ये जो लाइन है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्सियल पर है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल पर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप देखिए, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये जो पूरी लाइन होगी ये एक्सियल लाइन होगी, और ये जो पूरी लाइन होगी ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, ठीक है। तो एक्सियल वाले केस में क्या होता है, एक्सियल वाले केस में फील्ड अलोंग ही होती है, ठीक है। तो जैसे अगर पहले केस में बोल रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, तो कौन कौन से केसेस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके सोचिएगा। तो यहाँ पर एक तो इसमें और एक इसमें, क्योंकि इन दोनों केस के अंदर एंगल कितना बन रहा है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पी क्यू वन एंड पी क्यू टू कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हैं एरो इधर है, ये एरो इधर और इधर है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। EQM के बाद मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट था, सो इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो सेकंड इज इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इन स्टेबल और एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सी कंडीशन में सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसे देखते हैं। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कौन सी कंडीशन में सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को आप 3 और 6 वाले देखिए, ठीक है। 3 और 6 क्यों, यहाँ पे देखिए, जो 3 वाला केस है, ये वाला केस कौन से लाइन पर है ये, ओके, तो यहाँ पर ये इधर है और ये इसके इस साइड है, परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ इक्वेटोरियल लाइन है और ये एक्सियल है। तो जो 3 वाला है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है। तो अगर मैं Q3 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो Q3 वाले केस में क्या होगा, Q3 वाले केस में ये इस साइड है और ये इस साइड है, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं। तो दोनों ऑपोजिट हैं, और तो थीटा यहाँ पे 180 हो गया, और ऑलरेडी फील्ड नेगेटिव होती है। फील्ड जो होती है इक्वेटोरियल पर वो कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो एक नेगेटिव यहाँ पर है और एक cos 180, जो 180 वाला है अनस्टेबल वाला है यहाँ पर है, तो माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, तो ओवरऑल प्लस ही तो होगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आप देखिए यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है इन जनरल, अगर मैं बताऊँ तो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। तो इसका मतलब ये इक्वेटोरियल पर ये इंडिकेशन होगा किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। और एक्सियल पे क्या होना चाहिए, एक्सियल पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का इंडिकेशन क्या होना चाहिए, दैट दे आर इन सेम डायरेक्शन विद दिस, ठीक है, सो दे मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो इसलिए ये स्टेबल होगा। तो एक्सियल पर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और इक्वेटोरियल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अब अनस्टेबल वाले कौन कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली अनस्टेबल वाला एक तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक है, Q4 एंड Q5 होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं अनस्टेबल में, तो अनस्टेबल में ये एक्सियल लाइन पर क्या होना चाहिए, एक्सियल लाइन पर ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल में क्या होंगे, अनस्टेबल में क्या होंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, तो अनस्टेबल में इक्वेटोरियल लाइन पर ये इस तरीके से होंगे, यू कैन सी हियर दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो उसको वही ऑपोजिट ही करा है हमने, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज करना और समझने की कोशिश करना है इसे, अगर ये नहीं क्लियर हुआ, और यू कैन राइट दिस इफ यू हैव डाउट, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एज वेल। सो लास्ट पार्ट पे आते हैं, विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किस कॉन्फ़िगरेशन में लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं ये वाली फिगर ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो जहाँ पे थीटा 0 डिग्री आ जाए, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये एक्सियल है, तो एक्सियल पर थीटा 0 डिग्री आ जाए, ओके, तो एक्सियल पे थीटा 0 डिग्री कहाँ आ रहा है, सो
यू कैन सी एक्सियल पे जो थीटा है वो 0 डिग्री आ रहा है 6 पे, ठीक है। तो थीटा इज 0 डिग्री फॉर Q6 PQ6, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम बी, और नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। ओके, तो ये सारे पार्ट्स थे इसके, और इस क्वेश्चन के अंदर से भी पूछ रहा है कि कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, अब थोड़ा लेवल सही हो रहा है क्वेश्चंस का, शुरुआत में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। डेंसिटी ऑफ द मेटल इज T and the specific resistance is rho. A wire to be made from this metal whose length is L0, resistance is R, the mass. तो मास का फॉर्मूला होता है, ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। L0 है लेंथ यहाँ पे, चलो L ही लिख लेते हैं, ऑप्शन में L ही है, ठीक है। चलो L0 लिख लेते हैं। ओके, तो मास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, तो मास आ जाएगा हमारे पास T टाइम्स A टाइम्स L0, ठीक है। मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू L0। अब ऑप्शन में तो कहीं एरिया नहीं है किसी भी ऑप्शन में, आप देखोगे तो, राइट। तो एरिया को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे कहाँ से, इस फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो L0 था ये, तो A कितना आ गया, रो L0 अपॉन R, ये आ गया। इसी की वैल्यू को पुट करो, बताओ मास कितना आएगा, तो मास आ जाएगा D रो L0 अपॉन में R। तो यहाँ पर जो M है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, सो हियर वी गेट M इज इक्वल टू रो L0 स्क्वायर D अपॉन R। तो अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो असर्शन रीजनिंग वाले हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ये पढ़ लेना कि किसका, जैसे ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है। ए पार्ट में लिखा हुआ है कि दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। असर्शन रीजन करेक्ट है बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, बी पार्ट ये। सी पार्ट में कि असर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है, और डी पार्ट में दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, ऑब्वियसली होता है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिनिमम होने की वजह से लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में। तो असर्शन भी करेक्ट है, ठीक है, ये था वैसे। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आर की जगह ए होना चाहिए था। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी पढ़ा था, एफ फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो फाई कितना आ गया, सॉरी एल, एल पूछा है ना सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ, तो ये आ गया फाई अपॉन आई। तो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो ये तो सही है, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन पे आते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाफ व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इज डबल्ड। तो सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो अगर करंट को आप डबल कर दोगे, ऑब्वियसली जो एल है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से ही निकल कर आया ये, ठीक है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में तो मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू द चार्ज वेदर इन मोशन और एट रेस्ट। ओके, तो जब एक चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मोशन में होता है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जब एक्सेलरेट करता है चार्ज तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब इससे आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि चार्ज अगर रेस्ट पर है या मोशन में है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, मोशन में है तो ही करेगा, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। एक्सेलरेशन है तो ईएम वेव करेगा, और रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो यहाँ पे असर्शन ही करेक्ट नहीं है, तो जैसे डी ऑप्शन था, तो डी ऑप्शन में ही आप जाके देख लोगे असर्शन इज फॉल्स, तो रीजन भी फॉल्स हो गई, ऑल दो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। रीजन क्या है इसका, सिस्टम कैन नॉट हैव मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन द नेट चार्ज इज जीरो, तो ठीक है, इसका रीजन भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दैट। ओके, तो अब हम आगे सेक्शन बी की तरफ चलेंगे।